बिहार की संगीत परंपरा। भारतीय संस्कृति की प्राचीन भूमि बिहार में दर्शन, धर्मशास्त्र एवं साहित्यिक परंपरा अक्षुण्ण रही है। दर्शन, धर्मशास्त्र एवं साहित्य के साथ ही इसकी सांगीतिक संपदा भी गौरवपूर्ण है। शास्त्रीय संगीत में बिहार की विरासत ध्रुपद और ठुमरी उल्लेखनीय है। ध्रुपद भारतीय संगीत का अभिन्न अंश है। भारतीय संगीत का इतिहास ध्रुपद से अविच्छिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। भारतीय संगीत में छंद प्रबंध युग के बाद 13वीं शताब्दी में ध्रुपद गायन शैली का विकास हुआ। अलाउद्दीन खिलजी जो 1296 से 1316 के राज्यकाल में दो दैदीप्यमान भास्कर जैसे कलावंत नायकों के द्वारा इसकी आधारशिला स्थापित हुई। इनके समकालीन अमीर खुसरो के द्वारा ईरानी संगीत पद्धति का भारतीय संगीत में समावेश हुआ, जिससे हिंदुस्तानी संगीत का विकास नवीन रूप में रेखांकित हुआ। फिर संगीत प्रेमी ग्वालियर नरेश राजा मानसिंह तोमर के प्रयास से ध्रुपद के स्वर्णिम युग का आरंभ हुआ। इनके दरबार में बैचू, बख्शू, धुंधु, मांडवी आदि ध्रुपद के नायक विद्वानों ने ध्रुपद गायन शैली को गौरवशाली स्वरूप दिया। राजा मानसिंह तोमर के प्रश्रय में मान कुतूहल जैसे दुर्लभ संगीत ग्रंथ की रचना हुई। ध्रुपद की इस पृष्ठभूमि में तानसेन का आविर्भाव हुआ। तानसेन का जन्म ग्वालियर में और उनका प्रशिक्षण ग्वालियर की सांगीतिक परंपरा में हुआ था। वे पहले रीवा नरेश महाराज रामचंद्र सिंह बघेला के दरबार के सम्मानित गायक थे। तत्पश्चात वे रीवा से मुगल सम्राट की इच्छा एवं प्रेरणा से आगरा फतेहपुर सीकरी आए और मुगल दरबार के नवरत्न बन गए। तानसेन का देहांत आगरा में 1589 ईस्वी में हुआ। तानसेन और उनके वंशज ऐसे यशस्वी गायक हुए कि उत्तर भारत के शास्त्रीय संगीत में उनसे एक महान परंपरा का आरंभ हुआ। तानसेन के वंशज एवं शिष्य परंपरा के गायक हिंदुस्तानी संगीत में सेनिया के नाम से मशहूर है। तानसेन के वंशज सभी ध्रुपद गायक या रबाब वादक थे और ऐसी मान्यता है कि तानसेन की पुत्री के वंश के संगीतकार वीणा वादक बीनकार होते थे। ध्रुपद मुख्य गायन शैली रहने के कारण गायक वादकों के बीच सामान्य संबंध था। वृंदावनवासी स्वामी हरिदास तानसेन की युवावस्था में विद्यमान थे, लेकिन वे तानसेन से एक पीढ़ी ऊपर के थे। वर्तमान काल में हुए शोधों, उपलब्ध साहित्यिक सामग्रियों एवं ऐतिहासिक तथ्यों से ये निष्कर्ष निकलता है कि तानसेन स्वामी हरिदास जी के शिष्य नहीं थे। लेकिन इस अनुमान को निरर्थक नहीं कहा जा सकता कि तानसेन पर स्वामी जी की गायन कला का प्रभाव अवश्य रहा होगा, क्योंकि हरिदास जी एक महान कृष्ण भक्त, संत, कवि एवं संगीताचार्य के रूप में सुविख्यात थे। नान्यदेव बिहार में मुख्यतः मिथिला के शासक बड़े संगीतानुरागी थे। मिथिला के कर्नाटक क्षत्रिय राजाओं का शासन नान्यदेव से 1097 ईस्वी में आरंभ हुआ। नान्यदेव रचित सरस्वती हृदयालंकार भारतीय संगीत शास्त्र का एक मूल्यवान ग्रंथ है। भरत रचित नाट्य शास्त्र एवं मतंग रचित चतुर्दंड प्रकाशिका के बाद भरत भाष्य सैद्धांतिक ग्रंथ के रूप में दूसरा स्थान है। निसंदेह सरस्वती हृदयालंकार नान्यदेव के संगीत प्रेम एवं संगीत विद्या व्यसनी होने का ज्वलंत उदाहरण है। हरि सिंह मिथिला के कर्नाटक क्षत्रिय राजाओं का शासन 1097 से 1324 ईस्वी तक रहा। प्रथम शासक थे नान्यदेव और अंतिम हरिदेव। 1323 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक बंगाल में बलवा दबाकर जब दिल्ली वापस जा रहे थे, तब उन्होंने तिरहुत पर चढ़ाई की। संभवतः हरि सिंह देव ने तुगलक की अधीनता स्वीकार करने से इनकार किया। महाराज हरि सिंह देव के साथ मिथिला के अनेक पंडित, विद्वान, संगीतकार एवं प्रशासक नेपाल गए थे। 14वीं शताब्दी के प्रारंभ में मिथिला और नेपाल की सांस्कृतिक चेतना का उदय हुआ। नेपाल में मल्ल राजाओं के द्वारा कई सदियों तक साहित्य रचना, मुख्यतः गीति नाटिकाओं की रचना हुई, जिसकी भाषा मुख्यतः मैथिली थी। राग तरंगिनी भारतीय संगीत का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। लोचन कृत राग तरंगिनी, इसकी रचना पंडित लोचन ने 1685 ईस्वी के लगभग अपने संबंधी एवं आश्रयदाता मिथिला नरेश महाराज नरपति ठाकुर के निर्देश पर की थी। ये ग्रंथ संस्कृत में है
राग तरंगिणी संगीत का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत ग्रंथ है और मिथिला की संगीत परंपरा का प्रामाणिक इतिहास भी। इसके अतिरिक्त विद्यापति काव्य परंपरा कितने जीवंत रूप में लोचन के काल में यानी 17वीं शताब्दी के अंत तक थी, वो लोचन की निजी मैथिली काव्य रचना से स्पष्ट है। पंडित लोचन उजान ग्राम वासी थे। ये ग्राम झंझारपुर से पश्चिम लोहना रोड रेलवे स्टेशन के अत्यंत समीप है। पंडित लोचन के वंशज इस ग्राम में निवास करते हैं। आगे चलकर इस गायन परंपरा में घनश्याम मल्लिक नामक गुणी गायक हुए, जिनके सभी संतान शास्त्रीय संगीत के विज्ञ गायक थे। मल्लिक परिवार द्वारा तिरहुत गीत का प्रचार निरंतर होता रहा, जो आज मिथिला के जन जीवन में प्रवाहित है। पंडित लोचन इस ग्रंथ में तिरहुत गीत का उल्लेख करते हुए मार्गी एवं देशी संगीत की सुंदर व्याख्या करते हैं। ध्रुपद गान केंद्र अमता। बिहार में ध्रुपद के 3 प्रमुख केंद्र रहे हैं, अमता दरभंगा, डुमरांव भोजपुर और बेतिया पश्चिम चंपारण। सर्वप्रथम अमता से आरंभ करना उचित होगा, क्योंकि अभी तक इसकी दीर्घकालिक परंपरा जीवंत रूप में है। अमता घराने के संस्थापक थे भातृद्वय राधा कृष्ण कर्ताराम। इनके 2 अग्रज राम नेवाज सीताराम गायक नहीं थे। वंशानुगत रूप से वैदिक कृपाजीवी थे। इनका पूर्व निवास स्थान घटारो था, जो वैशाली जिला में हाजीपुर लालगंज मार्ग पर स्थित है। राधा कृष्ण कर्ताराम गौड़ ब्राह्मण थे। उनके पूर्वज राजस्थान से चलकर घटारो में बस गए थे। इन दोनों भाइयों ने वर्षों तक महान सेनिया गायक भूपत खान से ध्रुपद गान की शिक्षा प्राप्त की थी। भूपत खान न्यामत खान सदारंग के भतीजा और फिरोज खान अदारंग के भाई थे। भूपत खान महारंग के नाम से विख्यात थे। अनन्य सेवा एवं भक्ति के कारण राधा कृष्ण कर्ताराम को गुरु भूपत खान का आशीर्वाद प्राप्त था। प्रखर प्रतिभा एवं गहरी लगन के कारण ये कुशल ध्रुपद गायक बने। अवध के पराक्रमी नवाब सिराजुद्दौला इन्हें बहुत अधिक मानते थे और ये उनके दरबार के प्रिय गायक थे। ये दोनों भाई मिलकर गाते और इनका ध्रुपद गान सुविख्यात था। फलतः दरभंगा के महाराज माधव सिंह ने इनको अपने दरबार का गायक बना लिया। पंडित राम चतुर मलिक। बीज रहने पर कालांतर में वो प्रस्फुटित हो जाती है। 3 पीढ़ी के बाद संगीत का ये बीज प्रस्फुटित हुआ पंडित राम चतुर मल्लिक में। इनके पिता राचित राम जी को संगीत से गहरा लगाव था। इनको अपने ममेरे भाई पंडित क्षितिपाल मल्लिक से संगीत की शिक्षा मिली थी। क्षितिपाल जी राचित राम जी के मंत्र गुरु एवं संगीत गुरु थे। राचित राम जी गायक बनकर तो नहीं उभरे, लेकिन उन्होंने भक्त विनोद नामक संगीत मूलक काव्य ग्रंथ की रचना की। राचित राम जी एवं पंडित क्षितिपाल मल्लिक की छत्र छाया में राम चतुर जी का सांगीतिक विकास हुआ। पंडित राम चतुर मल्लिक अपने 3 गुरुओं का नाम लेते हैं। वे हैं पिता पंडित राचित राम मल्लिक, महान ध्रुपद गायक पंडित क्षितिपाल मल्लिक और सितार वादक पंडित रामेश्वर पाठक। पाठक जी मूलतः महना मुंगेर के निवासी थे। क्षितिपाल जी इनके बहनोई और संगीत गुरु थे। पाठक जी गुणी सिद्धस्थ सितार वादक थे और इस रूप में इनकी मान्यता संगीत जगत में थी। ये दरभंगा महाराज के दरबार के सम्मानित संगीतकार थे। पंडित क्षितिपाल मलिक के पूर्वज धनगाई जिला रोहतास एवं जिला शाहाबाद के निवासी थे। इनके पूर्वजों में अनूप चंद्र मानिक चंद्र 2 भाई कुशल ध्रुपद गायक थे। स्वामी हरिदास की शिष्य परंपरा के एक वेंकट राव से इनके पूर्वजों को ध्रुपद की शिक्षा मिली थी। क्षितिपाल जी के पितामह उदित जी भरोसा जी महाराज छत्र सिंह के समय में दरभंगा आए। ये 1808 से 39 के समय की बात है। राजदरबार के गायक हुए और दरभंगा में बस गए। पंडित क्षितिपाल मल्लिक यशस्वी ध्रुपद गायक हुए। महाराज लक्ष्मेश्वर सिंह और क्षितिपाल जी एक ही उम्र के थे। महाराज का क्षितिपाल जी के साथ मित्रवत प्रेम था। पंडित क्षितिपाल मल्लिक जितने ही महान ध्रुपद गायक थे, उतने ही उदार गुरु। कलावंत होने के साथ साथ वे एक आदर्श सामाजिक व्यक्तित्व भी थे। अमता के लगभग सभी संगीतकार जो इनमें उम्र में छोटे थे, क्षितिपाल जी के शिष्यत्व में बढ़े। पंडित क्षितिपाल मल्लिक के 3 पुत्र नरसिंह मल्लिक, लाल बाबू,
महावीर मलिक एवं यदुवीर मलिक ध्रुपद के अच्छे ज्ञाता थे। अमता में ध्रुपद गान के साथ साथ पखावज वादन की कला भी विकसित हुई। वैसे क्षितिपाल जी जब दरभंगा में थे तो महाराज के दरबार में भैयालाल पखावज जी सबसे अधिक प्रतिष्ठित थे। भैयालाल कुदऊ सिंह के निकट संबंधी और प्रमुख शिष्यों में थे। पंडित देवकी नंदन पाठक, जो बलिया जिला के रेपुरा भरसर ग्राम निवासी थे, संबंधों के कारण बहुत दिनों तक अमता रहे। पाठक जी ध्रुपद के भी ज्ञाता थे। इनके द्वारा नेपाल तराई में शास्त्रीय संगीत का प्रचार हुआ। पाठक जी कुदऊ सिंह के प्रमुख शिष्य मदन मोहन जी के शिष्य थे। पखावज वादक होने के साथ साथ वे उत्तम कोटि के गुरु भी थे। उनके प्रमुख शिष्यों में थे पंडित विष्णुदेव पाठक अमता और आरा के जमींदार रईस श्री शत्रुंजय प्रसाद सिंह उर्फ लल्लन बाबू। इस परंपरा में कई सिद्धस्थ पखावज एवं तबला वादक हुए हैं और ये परंपरा आज भी जीवंत है। अमता घराने के ध्रुपद गायकों में आज कुछ प्रमुख नाम हैं श्री विदुर मलिक, प्रेम कुमार मलिक, और पखावज वादकों में हैं सर्वश्री चंद्र कुमार मलिक, रामाशीष पाठक, उदय कुमार मल्लिक आदि। डुमरांव घराना बिहार का दूसरा प्रमुख ध्रुपद का घराना डुमरांव का है। यहाँ के सभी ध्रुपद गायक मूलतः धनगांव के थे। धनगांव वर्तमान रोहतास जिला में विक्रमगंज के समीप एक गांव है। इस इलाके के सामंतों ने संगीत जीवी गौड़ ब्राह्मण परिवारों को बसाया था। ये लोग आमतौर से मल्लिक कहे जाते हैं। मुगल काल में विशेष उपलब्धियों के लिए जिन लोगों को कुछ जमीन जायदाद की मिल्कियत शासक से मिलती थी, वे ही लोग मल्लिक कहलाते थे। ये उपाधि सम्मान परक है। इस घराने का संबंध पंडित क्षितिपाल मल्लिक के पूर्वजों से रहा है, चूंकि इनके पूर्वज धनगांव के निवासी थे। डुमराव महाराज के दरबार में सुप्रसिद्ध गायक धाना रंग जी थे, जो उच्च कोटि के कवि एवं संगीत रचनाकार थे। उनके द्वारा रचित सार्थक सरगम भारतीय संगीत में एक अनूठी रचना है। इनके अतिरिक्त अन्य कुछ विद्वान गायक हुए, यथा बच्चू मलिक, विश्वनाथ पाठक, सहदेव मल्लिक इत्यादि। बेतिया घराना बिहार में संगीत का बेतिया घराना उल्लेखनीय है। बेतिया महाराज के प्रांगण में यहाँ के संगीतकारों की बड़ी उपलब्धि 19वीं शताब्दी में हुआ करती थी। महान सेनिया संगीतकार प्यार खान, जो ध्रुपद और रबाब के विशेषज्ञ थे, बेतिया दरबार में आकर रहे। इनके अतिरिक्त बनारस के कई कत्थक विद्वान गायक बेतिया में अस्थायी रूप से रहे। इन लोगों की शिष्य परंपरा में कई कत्थक कुशल गायक बने और इनकी ख्याति बंगाल तक फैली। 19वीं शताब्दी में बेतिया के महाराज आनंद किशोर एवं नवल किशोर स्वयं ध्रुपद के उच्च कोटि के रचनाकार थे। ये घराना वर्तमान शताब्दी में क्षीण होकर मृत प्राय हो गई थी, लेकिन ये उत्साहवर्धक बात है कि इस घराने के कुछ गायक आज पुनः अपने पूर्वजों की कला विद्या को जागृत करने में प्रयत्नशील हो गए हैं। गया शैली गया के समीप एक गांव है ईश्वरपुर, जहां मल्लिक परिवारों में अच्छे गायक वादक होते रहे हैं और आज भी हैं। टेकारी महाराज ने इन मल्लिक संगीतकारों को इस गांव में बसाया था। इनके पूर्वज 19वीं शताब्दी में सेनिया रब्बाल बासत खान के पुत्रों से संगीत कला में लाभान्वित हुए थे। इस शताब्दी के तीसरे चौथे दशक में ईश्वरपुर में कुछ सुविख्यात गायक वादक हुए, जिनमें पंडित राम गोविंद पाठक सितार वादक, पंडित वासुदेव उपाध्याय पखावज वादक उल्लेखनीय हैं। पाठक जी और इनके सुपुत्र श्री बलराम पाठक अधिकतर बंगाल में रहे। बलराम पाठक एक कुशल सितार वादक के रूप में देश भर में सुविख्यात थे। पंडित वासुदेव उपाध्याय पखावज के सिद्धहस्त वादक थे। महाराज चक्रधर सिंह के आग्रह पर वे कुछ दिनों तक रायगढ़ एस्टेट मध्य प्रदेश में रहे। मैहर के उस्ताद अलाउद्दीन खान इनके पखावज वादन एवं श्री राम जी उपाध्याय इनके पखावज वादन की भूरी भूरी प्रशंसा करते थे। इनके दो सुपुत्र स्वर्गीय बलदेव उपाध्याय एवं श्री रामजी उपाध्याय और पौत्र श्री पन्नालाल उपाध्याय अपने परिवार की विरासत को कायम रखने में सफल रहे हैं। ईश्वरपुर के ही स्वर्गीय जयराम तिवारी एक अच्छे ठुमरी गायक थे। ये सोनी बाबू के शिष्य थे और ठुमरी में गया शैली का प्रतिनिधित्व करते थे। ठुमरी ध्रुपद के अतिरिक्त बिहार में ठुमरी की विशेषता रही है। गया इसका केंद्र रहा है। गया शैली की ठुमरी मूलतः पूरब की ठुमरी है।
जो लखनऊ और बनारस में जन्मी और प्रौढ़ हुई, लेकिन पूरब अंग की ठुमरी को गया में नया आयाम मिला। इसमें 4 संगीतकारों का महत्वपूर्ण योगदान है। सर्वप्रथम गणपतराव भैया साहब हारमोनियम वादक, मौजुद्दीन खान, जगदीप मिश्र एवं बाबू सोनी सिंह। गणपतराव भैया साहब गया अक्सर आया करते थे और संगीत प्रेमी पांडा माधवलाल कटियार के घर पर रहा करते थे। अप्रतिम ठुमरी गायक मौजुद्दीन खान भैया साहब के प्रिय शिष्य थे। भैया साहब के देहांत के बाद मौजुद्दीन खान लगातार वर्षों तक गया आते रहे। उधर गया निवासी सोनी बाबू भैया साहब के हारमोनियम की अनूठी वादन शैली से प्रभावित होकर स्वयं हारमोनियम वादक के रूप में उभर रहे थे। सोनी बाबू ने पहले अपने पिता पंडित हनुमान दास जी से शास्त्रीय संगीत की शिक्षा प्राप्त की थी। हनुमान दास जी बैजू बावरा की शिष्य परंपरा में थे और ध्रुपद धमार के अच्छे ज्ञाता थे, लेकिन सोनी बाबू का मिजाज रंगीन होने के कारण नया साज हारमोनियम पर ठुमरी बजाने में रम गया था। हारमोनियम पर ठुमरी बजाकर जो रस सोनी बाबू ने पैदा किया वो ऐतिहासिक हो गई। गया की ठुमरी की चर्चा होने पर 2 और नाम आते हैं। वे हैं पंडित सियाराम तिवारी एवं स्वर्गीय जयराम तिवारी। पंडित सियाराम तिवारी मूलतः ध्रुपद गायक हैं और धमार गायन पर उनका असाधारण अधिकार था। साथ ही गया शैली की ठुमरी को जिस पुकार और आदर के साथ वे प्रस्तुत करते थे, वो ठुमरी गायन में एक मानदंड स्वरूप आज भी विद्यमान है। तिवारी जी मूलतः गया जिले के ईश्वरपुर ग्राम के निवासी थे। उन्होंने बचपन में अपने पिता पंडित बलदेव तिवारी से संगीत सीखना आरंभ किया। बलदेव जी स्वयं गया के सोनी बाबू के शिष्य थे। वे ठुमरी एवं दादरा बड़े सरस ढंग से गाते थे। सियाराम जी ने ननिहाल में अपने मातामह पंडित विष्णुदेव पाठक से ध्रुपद धमार की शिक्षा प्राप्त की। शास्त्रीय संगीत के कुशल गायक बनने की महत्वाकांक्षा, लगन, अभ्यास और अनुभव के कारण उन्होंने गायन में उच्च स्तर प्राप्त किया। बुजुर्ग एवं अनुभवी हारमोनियम वादक की परंपरा में आते थे लोहानीपुर पटना के श्याम नारायण सिंह, जो पंडित कैसो महाराज पटना के प्रिय शिष्य थे। इन्हें पटना और गया में परंपरागत रूप से विकसित संगीत कला विरासत में मिली थी। सोलो एवं संगत करने में इन्हें समान रूप से दक्षता प्राप्त थी और इन्हें बड़े गुणी गायकों के साथ संगत करने का अनुभव भी प्राप्त हुआ। सहरसा के एक स्टेशन आगे है पचगछिया। पास ही पचगछिया नामक एक गांव भी है। इसी गांव में इस शताब्दी के आरंभ में एक अनन्य संगीत प्रेमी जमींदार रईस रहते थे, जिनका नाम था राय बहादुर लक्ष्मी नारायण सिंह। वे अविभाजित बिहार बंगाल सरकार में MLC थे। बाबू साहब लक्ष्मी नारायण सिंह जी ने मगन जी को लखनऊ और कलकत्ता में उस समय होने वाले अखिल भारतीय संगीत सम्मेलनों में गाने के लिए ले गए और वहां मगन जी का बड़ा नाम हुआ। पंडित ओमकारनाथ ठाकुर ने कलकत्ता में उनका गायन सुना और उनके द्वारा गाई ठुमरी की हार्दिक प्रशंसा की। मगन जी के बाहर चले जाने पर राय बहादुर ने पचगछिया में कई लोगों को गायन की शिक्षा दी। उनके शिष्यों में स्वर्गीय रघु झा प्रमुख थे, जो एक लोकप्रिय गायक थे। मगन जी जब गायक बनकर पचगछिया से निकले, तब वे भागलपुर, पटना, दरभंगा और काठमांडू में रहे। मिथिलांचल में उनका बड़ा नाम हुआ। दरभंगा के राजा बहादुर उनको बहुत मानते थे। दरभंगा और सहरसा में उनके कई शिष्य हुए, जिनमें से कुछ आज गायन और संगीत कला में प्रशिक्षण दे रहे हैं। मगन जी के शिष्यों के नाम है स्वर्गीय कमलाकांत झा, तीर्थनाथ झा, बटुक झा, उपेंद्र प्रसाद यादव एवं गणेश कांत ठाकुर। मगन जी का देहांत पचगछिया में 1944 में हुआ। उन्होंने विद्यापति के पद और तिरहुत गीत को सबसे अधिक लोकप्रिय बनाया। जन सामान्य में मगन जी की लोकप्रियता सर्वाधिक थी। बिहार के पूर्वी अंचल, मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्र में शास्त्रीय संगीत को लोकप्रिय बनाने और फैलाने में राय बहादुर, लक्ष्मी नारायण सिंह एवं मगन जी का योगदान उल्लेखनीय रहा है। इसके साथ ही वादन एवं गायन के क्षेत्र में बिहार के नाम को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाने वाले मरपक्यों में पंडित ओमकारनाथ ठाकुर, भारत रत्न बिस्मिल्ला खान, स्वर कोकिला पद्मश्री विंध्यवासिनी देवी, विदेशिया शैली के जनक
भिखारी ठाकुर एवं पद्मश्री गजेंद्र नारायण सिंह और पद्मश्री पद्म विभूषण से विभूषित शारदा सिन्हा जैसी ख्याति लब्ध विभूतियां प्रमुख हैं। तो आप सुन रहे थे प्रोफेसर चंद्रकांत लाल दास, संगीत कला के ख्याति लब्ध विद्वान एवं प्राध्यापक द्वारा लिखित बिहार की संगीत परंपरा। सुनते रहें पॉडकास्ट बिहार की बात सुनाता हूँ विद श्रीकांत सिन्हा। अगले एपिसोड में बिहार की कुछ और खासियत से आपको रूबरू कराएंगे।